गुड मॉर्निंग। पीएसपी के लाइव सेशन में स्वागत है आप सभी का। हमने पहले बात की थी मौर्य काल तक, और मौर्य काल में हमने व्यापार तक देख लिया था। मौर्यकालीन व्यापारिक जो स्थितियाँ थी उसकी बात हमने कर ली थी। अब उसके आगे की बात करते हैं, जैसे मौर्यकालीन धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उनकी बात अपन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मौर्यकाल की। तो हमने जो पहले देखा था एक बार उसकी बात बता देता हूँ। मौर्यकालीन व्यापार, मौर्यकालीन व्यापार, उस समय मौर्यकालीन व्यापार मैंने कल बताया था, थोड़ा मैं वहां से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। मौर्यकालीन व्यापार, मौर्यकाल में व्यापार दो तरह से होता था। मौर्यकाल में व्यापार के दो माध्यम थे। एक तो था दो माध्यम थे मौर्यकालीन व्यापार के, कितने? दो माध्यम थे। मौर्यकालीन व्यापार के दो माध्यम थे। पहला था जल द्वारा, जल से जो व्यापार होता था वो से जाता था। ठीक है, और दूसरा था स्थल से जो व्यापार होता था, स्थल से। ठीक है, मौर्यकालीन जो व्यापार था जल से और स्थल से दो व्यापार होता था। मौर्यकाल में व्यापार जल और स्थल दोनों मार्ग से होता था। आंतरिक एवं वैदेशिक व्यापार उन्नत अवस्था में था, और इनके माध्यम से जो आंतरिक व्यापार यानी देश के अंदर जो व्यापार था, आंतरिक व वैदेशिक व्यापार, विदेशों से जो व्यापार होता था, वैदेशिक व्यापार काफी अच्छी अवस्था में था, अच्छी अवस्था में था। ठीक है, मौर्यकालीन व्यापार चाहे देश का हो, आंतरिक हो, चाहे वैदेशिक हो, अच्छी उन्नति हो रही थी मौर्यकालीन व्यापार में। मेगास्थनीज ने एंग्रोनोमी नामक मार्ग निर्माण अधिकारी का उल्लेख किया है, जो मार्गों की देखभाल के साथ साथ करता था। पहली बार तो देखिए ना, एक नाम आता है एंग्रोनोमी। एक बार नाम देख लेना, मेगास्थनीज ने, तो मेगास्थनीज ने एक नाम दिया एंग्रोनोमी। ये एक व्यक्ति होता था जो एक व्यक्ति होता था जो मार्गों की देखभाल करता था, यानी व्यापारिक मार्ग जो थे, ठीक है, चाहे जल मार्ग चाहे स्थल मार्ग, क्या करता था? मार्गों की देखभाल करने का काम करता था। ठीक है, मार्गों की देखभाल। एंग्रोनोमी जो व्यक्ति था, अधिकारी था, वो चाहे जल मार्ग हो चाहे स्थल मार्ग हो, इन मार्गों की क्या करता था? देखभाल करने का काम करता था। ठीक है, इसका जो काम था वो था मार्गों की देखभाल करना, मार्गों का रखरखाव करना। ये काम किसका था? एंग्रोनोमी। और इसका उल्लेख किसने किया है? मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। हाँ, उसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे इस समय भारत का बाह्य व्यापार, भारत का जो बाहरी व्यापार था किन किन देशों से होता था। ठीक है, भारत का बाह्य व्यापार, इस समय भारत का बाह्य जो व्यापार था वो किन किन देशों से होता था। तो उसमें पहला देश है रोम, दूसरा है सीरिया। ठीक है, रोम, सीरिया, उसके बाद है फारस, चौथा है मिस्र। ठीक है,
और कुछ अन्य देश, ठीक है, कुछ अन्य देश जिनके साथ भारत का बाह्य व्यापार होता था, यानी कि मौर्यकाल में इन देशों से भारत का व्यापार होता था। जैसे अपने अभी वर्तमान में अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड वगैरह देशों से व्यापार होता है, वैसे ही पहले मौर्यकाल में रोम, सीरिया, फारस और मिस्र और अन्य देशों से काफी व्यापार होता था, ठीक है। हाँ, और व्यापार तो होता था, तो व्यापार होता कहाँ से था वो देख लेना एक बार। इस समय भारत का बाह्य व्यापार रोम, सीरिया, फारस और मिस्र से होता था। यह व्यापार पश्चिम भारत में रघुवंश और पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति बंदरगाहों से होता था। दो बंदरगाह थे उस समय। इन बंदरगाहों का नाम बता देता हूं मैं, जहां जहाज खड़े रहते हैं, ठीक है, बंदरगाह। जहां जहाज व्यापार के बंदरगाह, ठीक है। और किन किन बंदरगाहों से भारत व्यापार करता था? तो पहला तो है पश्चिमी बंदरगाह, तो इसका नाम है भृगु कच्छ, ठीक है, कच्छ गुजरात में जो है वो, इसका जो नाम है, क्या नाम है? तो भृगु कच्छ, भृगु कच्छ। पश्चिम में जो बंदरगाह था उसका नाम था भृगु कच्छ, यानी कि यहाँ से वैदेशिक व्यापार होता था। वहीं पूर्व की बात करें, दूसरी बात करते हैं पूर्वी व्यापार की बात करें, तो उसका नाम था, ठीक है, उसका नाम था ताम्रलिप्ति बंदरगाह। उसका नाम था ताम्रलिप्ति बंदरगाह, भृगु कच्छ बंदरगाह और ताम्रलिप्ति बंदरगाह। इन दो बंदरगाहों से पूर्व और पश्चिम में है और इनसे उस समय व्यापार होता था, ठीक है। ये तो था विदेशी व्यापार, यानी जो बाहरी देशों से जो व्यापार होता था ये था विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार यहाँ से होता, यानी विदेशी का मतलब था विदेश होता, ठीक है, यानी विदेश होता, दूसरे देशों से जो व्यापार होता था इन दो बंदरगाहों के माध्यम से होता था, ठीक है। अब आंतरिक व्यापार की बात करते हैं। अब बात करते हैं आंतरिक व्यापार। जब आंतरिक व्यापार की बात करें, आंतरिक व्यापार, ठीक है, आंतरिक व्यापार कहाँ होता था, किन किन से होता था? तो आंतरिक व्यापार में प्रमुख केंद्र कौन से थे? प्रमुख केंद्र, आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र, ठीक है। पहला था तक्षशिला, काशी, उज्जैन, तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशाम्बी, और लास्ट है पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र। यानी आंतरिक जो व्यापार होता था वो किन राज्यों से होता था? तो तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला से। उसके बाद बात करते हैं काशी से, उज्जैनी, कौशाम्बी और पाटलिपुत्र। इनसे आंतरिक व्यापार होता था। कब? मौर्यकालीन परिस्थितियों में। मौर्यकालीन व्यापार जो होता था आंतरिक, तो इन राज्यों से होता था।
अब व्यापारिक मार्ग, ठीक है, व्यापारिक 4 मार्ग थे उस समय। कितने मार्ग थे? व्यापारिक 4 मार्ग, ठीक है। प्रथम जो मार्ग था वो उत्तरापथ कहलाता था, ठीक है। पहला मार्ग था उत्तरापथ, उत्तर पश्चिम से पाटलिपुत्र तक जाने वाला राजमार्ग। उत्तरापथ का मतलब होता है उत्तर पश्चिम से पाटलिपुत्र तक जाने वाला राजमार्ग, क्या कहलाता था? उत्तरापथ। दूसरा जो मार्ग था वो था पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप। तीसरा जो मार्ग था दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाने वाला मार्ग। और लास्ट जो चौथा मार्ग था वो था भृगुकच्छ से मथुरा तक जाने वाला मार्ग। ये 4 प्रकार के मार्ग उस समय थे जहाँ से व्यापार होता था। तो मुख्य बात तो यह है कि राज्यों से व्यापार होता था, विदेशों में किनकी देशों से व्यापार होता था, और आंतरिक व्यापार कहाँ से होता था? किनकी राज्य से होता था। ये मुख्य बातें हैं। मार्ग कौन से थे? जो स्थल और जलमार्ग, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति। उसके बाद ये हमने कल पढ़ दिया था, लेकिन मैंने थोड़ा एक बार फिर से रिपीट कर दिया, ठीक है। अब मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति, ठीक है। मौर्यकाल में समाज कैसा था, क्या समाज के नियम थे, ठीक है, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। मौर्यकालीन समाज की संरचना का ज्ञान हमें मुख्यतः कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के इंडिका से प्राप्त होता है। तो मौर्यकालीन समाज की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सबसे पहले बात करते हैं मौर्यकालीन समाज, समाज की जानकारी, ठीक है, जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो पहली बात तो है, पहला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र। और दूसरी जो पुस्तक है वो है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका। इनसे हमें मौर्यकालीन समाज की जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है तथा 4 वर्णों के व्यवसाय निर्धारित किए हैं। पहली बात तो ये देखना, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्ण व्यवस्था यानी वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार किसको माना है? वर्ण व्यवस्था को, यानी कि 4 प्रकार के वर्ण होते थे, ठीक है। उस वर्ण व्यवस्था को उस सामाजिक संगठन का क्या माना है? आधार माना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कौटिल्य ने वर्ण व्यवस्था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। सामाजिक यानी समाज क्या था? वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था, वर्णों में विभक्त था। सामाजिक संगठन का आधार माना है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था, मौर्यकालीन समाज वर्णों में विभक्त था, ठीक है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वगैरह जो वर्ण बटे हुए हैं, ठीक है। उसी तरह मौर्यकालीन समाज भी 4 प्रकार के वर्णों में विभक्त था। ये देख लेना, मौर्यकालीन जो वर्ण व्यवस्था थी कितने प्रकार की थी? 4 प्रकार की, ठीक है। मौर्यकालीन वर्ण व्यवस्था कितने प्रकार की थी? 4 प्रकार की थी और 4 वर्णों में बटा हुआ था समाज। शूद्र को शिल्प कला व सेना निवृत्त के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन या वाणिज्य से आजीविका चलाने की अनुमति थी। पहली बात तो देखते हैं, उस समय
किस वर्ण को क्या क्या अधिकार है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में बात करते हैं शूद्र। शूद्र वर्ण व्यवस्था में शूद्र। अब शूद्र का काम क्या था? तो शूद्र को शिल्प कला व सेवा वृत्ति के अतिरिक्त इनको शिल्प कला का व्यापार करने के लिए अनुमति थी। इसके अलावा इसका क्या काम थे? तो कृषि कर सकता था, ये कृषि करने की अनुमति भी मिली थी। पशुपालन शूद्र का पशुपालन भी कर सकता था। उनका ये काम था शूद्र का, पशुपालन, कृषि और वाणिज्य से आजीविका चलाने के लिए व्यापार करने की अनुमति भी थी। व्यापार यानी कि ये इनका काम था। ठीक है, व्यापार करना शूद्रों का काम क्या था? ये कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिल्प कला। ठीक है, ये व्यापार किनको दिया था? शूद्रों को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, हाँ, अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र में शूद्रों को क्या कहा गया है? आर्य। सबसे पहले तो अर्थशास्त्र की बात करते हैं। अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र में शूद्र जाति के लिए, शूद्रों के लिए एक शब्द का उल्लेख किया गया है। एक शब्द का उल्लेख किया गया है जिसका नाम है आर्य। ठीक है, आर्य कहा गया है। शूद्रों को क्या कहा गया है? आर्य। ठीक है, शूद्रों को आर्य कहा गया है इसमें अर्थशास्त्र में। उसके बाद हम बात करते हैं, मेगस सीरीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में बांटा है। अब ये तो हो गई पहले अर्थशास्त्र की बात। अब बात करते हैं मेगस सीरीज की। और मेगस सीरीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय जातियों को 7 वर्गों में बांटा है। ठीक है, अर्थशास्त्र ने यानी कि कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र था उसमें 4 प्रकार के वर्णों की बात की गई है। लेकिन कौटिल्य ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा है? 7 वर्गों में। अब बात करते हैं मेगस सीरीज की। ठीक है, अब बात करते हैं मेगस सीरीज। मेगस सीरीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है। 7 भागों में बांटा है। ठीक है, 7 भागों में बांटा है। मेगस सीरीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है। वे 7 भाग पर देख लेते कौन कौन थे। पहला है दार्शनिक, दूसरा है किसान, उसके बाद बात करते हैं अहीर। ठीक है, अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, ठीक है, शिल्पी, सैनिक, उसके बाद बात करते हैं हम निरीक्षक। ठीक है, निरीक्षक और लास्ट है बस कारीगर ये 7 है सभा पद। ठीक है, ये लास्ट 7 हो गए। दार्शनिक, किसान, अहीर, शिल्पी, सैनिक और निरीक्षक और सभा पद। इन 7 वर्गों में समाज को इंडिका में बांटा हुआ था। किसने? मेगस सीरीज ने। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र में स्पष्टतः कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को शूद्रों का धर्म बताया गया है। शूद्र किसान का भी उल्लेख मिलता है किसमें? अर्थशास्त्र में।
शूद्र किसान का भी उल्लेख मिलता है। उन्हें सेना में भर्ती होने तो संपत्ति रखने का भी उसमें अधिकार था। अर्थशास्त्र में सभी 4 वर्णों के लोगों को सेना में भर्ती होने का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र ये कहता है कि उस समय सभी 4 वर्ग सेना में भर्ती हो सकते थे, उनको व्यापार में छूट थी, यानी कि हर तरह का काम हर वर्ग कर सकता था। ठीक है। मैगसेनीज के अनुसार अपराध करने वाले ब्राह्मण को यातना नहीं दी जाती थी। ब्राह्मणों को छोड़कर कोई भी न तो अंतरजातीय विवाह और न ही दूसरों का पेशा ही अपना सकता था। ठीक है। अब बात करते हैं स्त्रियों की दशा। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी। अब बात करते हैं मौर्य काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी। स्त्रियों की दशा या स्थिति, मौर्य काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी या स्थिति कैसी थी? मौर्यकालीन स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी। उन्हें पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। उन्हें पुनर्विवाह का अधिकार था। पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। नियोग की अनुमति थी। ठीक है। मौर्य काल में स्त्रियों की दशा काफी अच्छी थी। उन्हें पुनर्विवाह का अधिकार था। नियोग की भी अनुमति उनको थी। कौटिल्य ने स्त्रियों के विवाह की अनुमति दी थी। कौटिल्य ने स्त्रियों के विवाह विच्छेदन, तलाक कह सकते हैं अपनी भाषा में, जिन्हें कौटिल्य ने स्त्रियों के विवाह विच्छेद यानी अलग होने की भी अनुमति दी थी। कौटिल्य ने स्त्रियों के विवाह को विच्छेद करने की अनुमति उसमें दी थी। इसके लिए उसने मोक्ष शब्द का उल्लेख किया है, यानी कि तलाक शब्द के लिए अभी जो वर्तमान में तलाक शब्द है उसके लिए कौटिल्य ने उस समय मोक्ष शब्द का उल्लेख किया है। मोक्ष का मतलब होता है वर्तमान में ये मोक्ष क्या होता है? तलाक। ठीक है। ये शब्द देखिए, यानी ये शब्द है मौर्यकालीन। ठीक है। मौर्यकालीन शब्द है। तलाक शब्द क्या है? ये मोक्ष शब्द मौर्यकालीन है और ये कभी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं धर्म की। ठीक है। अब बात करते हैं धर्म की। मौर्यकालीन धार्मिक स्थिति की बात करते हैं। अब बात करते हैं मौर्यकालीन धार्मिक स्थिति की। मौर्यकालीन धार्मिक स्थिति, मौर्यकालीन धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति क्या है? मौर्यकालीन धार्मिक स्थिति। मौर्यकालीन धार्मिक स्थिति। मौर्यकाल में वैदिक धर्म प्रचलित था, किंतु कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म अभिजात ब्राह्मण और क्षत्रियों तक ही सीमित था। मौर्यकाल में वैदिक धर्म प्रचलित था। पहली बात ये देखना, मौर्यकाल में धर्म वैदिक धर्म प्रचलित था। वैदिक धर्म प्रचलित था। मौर्यकाल में वैदिक धर्म प्रचलित था। मौर्यकाल में वैदिक धर्म प्रचलित था। कर्मकांड जो था, कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म ब्राह्मण व क्षत्रियों तक ही सीमित था। यानी कि ये जो कर्मकांड करने की कर्मकांड की अनुमति किसको थी? केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों। कर्मकांड करने की अनुमति इस समय किसको थी? केवल कर्मकांड की अनुमति। कर्मकांड की अनुमति उस समय
ब्राह्मण व क्षत्रिय, ठीक है। इन दोनों को ही कर्मकांड की अनुमति उस समय थी, कर्मकांड करने की अनुमति उस समय इन दोनों को ही थी। हाँ, पतंजलि के अनुसार मौर्य काल में देव मूर्तियों को बेचा जाता था, यानी कि अभी जो अपन मूर्तियां बेचते हैं उस समय भी ऐसी मूर्तियां, देव मूर्तियां, भगवान की मूर्तियां उस समय बेची जाती थी। और ये बात कौन कहता है? महर्षि पतंजलि, ठीक है। पतंजलि के अनुसार मौर्य काल में देव मूर्ति को बेचा जाता था। देव मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पियों को देवता काल कहा जाता था, ठीक है। तो पहली बात तो देख लेना, देव मूर्तियों को बेचा जाता था, देव मूर्तियों को बेचा जाता था। अभी भी तो बेचा जाता है, देव मूर्ति को बेचा जाता था। भगवान की जो मूर्तियों को बेचा जाता था। और ये बात कौन कहता है? पतंजलि, ठीक है। पतंजलि ये बात कह रहे हैं कि देव मूर्तियों को क्या किया जाता था? बेचा जाता था, ठीक है। हाँ, और ये देव मूर्ति जो बनाने वाले शिल्पी होते थे उनको देवता कारू कहा जाता था, ठीक है। देव मूर्तियों को बनाने वाले, देव मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पी को देव मूर्ति बनाने वाले शिल्पी को देवता कारू कहा जाता था, देवता कारू, ठीक है। देवता कारू कहा जाता था, देवता कारू कहा जाता था। देवताओं की जो मूर्ति बनाने वाले हैं उनको। मेगस्थनीक ने सिकंदर के बीच वार्तालाप का जो वृत्तांत दिया है उसमें मौर्यकालीन ब्राह्मण ऋषियों के जीवन पर चर्चा पर प्रकाश पड़ता है। हाँ, कुछ ब्राह्मणों को वेदों में निष्णात थे, वेदों की शिक्षा देते थे, तब बड़े बड़े यज्ञ करते थे। पाली ग्रंथों में ब्राह्मण को निस्साल कहा गया है। पाली जो ग्रंथ है उसमें ब्राह्मण को कहा गया निस्साल, ठीक है, निस्साल कहा गया है। ऐसे ब्राह्मणों को राज्य से कर मुक्त भूमि दान में मिलती थी। और अर्थशास्त्र में भूमि को ब्रह्मादेय कहा गया है। अर्थशास्त्र में भूमि को क्या कहा गया है? ब्रह्मादेय। अर्थशास्त्र में भूमि को ब्रह्मादेय कहा गया है, ब्रह्मादेय, ठीक है। ब्रह्मादेय किसको कहा गया? भूमि को, ठीक है। तो ये हमने बात की थी इसकी मौर्यकाल, जो कि मौर्यकालीन समाज की, मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति, मौर्यकालीन धार्मिक स्थिति को हमने पढ़ा, ठीक है। और इस तरह ये अपने मौर्यकाल पूरा हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे मौर्यकालीन मौर्योत्तर काल की, ठीक है, जिसमें कौन कौन थे मौर्यकाल के बाद जो वंश आए, जो शासक आए, उनकी बात अपन करेंगे, ठीक है। हाँ, अब मैं कुछ 2-4 पॉइंट और बता देता हूँ। मौर्यकालीन जो हमने पढ़ने में रह गए हैं उनकी बात कर देता हूँ। और एक पूरे अशोक के शिलालेख रहेंगे, अशोक के शिलालेख रहेंगे, उनके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। उसके बाद अपन ये खत्म करेंगे, ठीक है। अशोक के शिलालेख, हाँ, बात करते हैं अशोक के शिलालेख को। अशोक के शिलालेख ये अपने पढ़ने रह गए थे, इसलिए इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ संक्षिप्त में। अशोक के शिलालेख, अशोक के जो शिलालेख हैं उनके विषय में क्या क्या बातें। पहली बात तो अशोक के 13 शिलालेख हैं और उनमें क्या क्या बातें बताई गई हैं, यानी जो मुख्य मुख्य शिलालेख हैं उनके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अशोक का पहला शिलालेख, उसमें अशोक के द्वारा क्या क्या लिखा गया है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रथम
शिलालेख, प्रथम शिलालेख। ठीक है, प्रथम जो शिलालेख है अशोक का, उसमें बताया गया है समाज का निषेध, पशु बलि का निषेध, और उसने लिखा है सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है। 3 बातें अशोक के प्रथम शिलालेख से हमें मिलती हैं। ठीक है, यानी अशोक ने अपने जीवन में जो भी काम किए हैं उसने स्तंभ लेख, शिलालेख, ये गुहालेख, इनके माध्यम से उनको लिखा है, ताकि अभी जो ये मिल रहे हैं उसमें अशोककालीन जो सामाजिक स्थिति थी, धार्मिक स्थिति, इस बात की हमें जानकारी इन शिलालेखों के माध्यम से मिलती है। और उन्हीं शिलालेखों को हम अभी देख रहे हैं कि अशोक के समय में क्या क्या था, क्या क्या नहीं था, क्या क्या स्थिति उस समय थी, उसके बारे में हम देख रहे हैं। और ये बात हमें शिलालेखों से ही पता चलेगी। ठीक है, तो उसमें पहले जो शिलालेख में ये कहा गया है, अशोक के समय में समाज यानी उत्सव का पूर्ण निषेध था। उत्सव कोई मना नहीं सकता था, उत्सव का निषेध था। पहले शिलालेख की बात करते उत्सव निषेध थी। ठीक है, पहले शिलालेख में दूसरी बात मिलती है, उसने कहा था सभी मनुष्य मेरी संतान है। अशोक ने क्या कहा था? अशोक ने कहा था हाँ, सभी मनुष्य मेरी संतान है, मेरी संतान है। ये बात किसने की थी? अशोक ने कब कही थी? पहले शिलालेख में। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि प्रथम शिलालेख में या बाद में पूछी जा सकती है, जैसे कि पशु बलि का निषेध अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है, इसका उल्लेख अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रथम शिलालेख है। ठीक है, सभी मनुष्य मेरी संतान है, ये बात अशोक के कौन से शिलालेख में कही गई है, तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रथम शिलालेख में। ठीक है, अब बात करते हैं एक और बात, पशु बलि का निषेध। अशोक ने उस समय पशु बलि का निषेध किया था। पशु को कोई मार नहीं सकता था। पशु बलि पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने पशु बलि पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। अब बात करते हैं दूसरे शिलालेख से। दूसरा जो शिलालेख है उसकी बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं तो में दूसरा शिलालेख। हाँ, दूसरे शिलालेख की बात करते हैं, पशु चिकित्सा एवं मानव चिकित्सा लोक कल्याणकारी कार्य की बात उसने कही है। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं तीसरे शिलालेख की, महामात्र तथा पदाधिकारियों के प्रति 5वें वर्ष का दौरे का आदेश दिया है। ठीक है, और अंत में सबसे महत्वपूर्ण जो शिलालेख है इसकी बात कर लेते हैं, 13वां शिलालेख। सबसे इंपॉर्टेंट जो शिलालेख है 13वां शिलालेख, इसकी बात कर लेते हैं। 13वें, ये सबसे इंपॉर्टेंट शिलालेख, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन। ठीक है, तो अगर सबसे ज्यादा प्रश्न आने वाला ये शिलालेख है, कलिंग युद्ध का वर्णन। अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? कलिंग युद्ध का वर्णन। युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, और यही अशोक का प्रमुख शिलालेख है और यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमने मौर्यकालीन राजवंश को पढ़ा, मौर्यकालीन प्रशासन को पढ़ा है, और इस तरह ये मौर्यकाल का पूरा टॉपिक हमने समाप्त होता है। और आगे अपन मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें जो जो वंश आएंगे उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, कल हम बात आगे की करेंगे। थैंक यू।